हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 4 ट्राइबल्स, डीकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। बिरसा वॉज बोर्न ऑन नवंबर 15, 1875 इन अ फैमिली ऑफ मुंडाज, अ ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर। बिरसा जो थे, इनका जन्म, बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था 15 नवंबर 15 को 1875 में। और मुंडाज मतलब ये एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि छोटा नागपुर में रहता था। तो झारखंड का छोटा नागपुर है ये, ठीक है। तो 1895 में एक बिरसा नाम के व्यक्ति को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों में और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, मैजिकल पावर्स हैं, वो सारी बीमारियां दूर कर सकते थे और अनाज की छोटी सी ढेरी को, थोड़े से अनाज को कई गुना बढ़ा देते थे। बिरसा ने खुद ये ऐलान किया था, बिरसा ने खुद ये डिक्लेयर किया था कि स्वयं भगवान ने उनको अपॉइंट किया है लोगों की समस्याओं को देखने के लिए, समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, और उनको लोगों को गुलामी से छुटकारा पाने के लिए। गुलामी किसकी? डीकूज की। और डीकूज का मतलब आउटसाइडर्स, बाहरी लोग। तो उनकी गुलामी से आजाद करने के लिए भगवान ने भेजा, ऐसा बिरसा खुद कहते थे। कुछ ही समय में हजारों लोग बिरसा जी को फॉलो करना शुरू कर दिए और वो विश्वास करने लगे कि वो बिरसा भगवान है और वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आए हुए हैं। बिरसा जी का जन्म तो मुंडा परिवार में हुआ था, मतलब मुंडा जनजाति के परिवार में हुआ था। लेकिन इनको जो उसी रीजन के, उसी क्षेत्र के जो आसपास के जो ट्राइबल्स थे, जैसे संथाल्स हो गए, ओराउंस हो गए, ठीक है, ये लोग भी इनको फॉलो करते थे। और ये सारे ही जो ग्रुप्स थे ये अलग अलग तरीकों से परेशान थे। और किस वजह से परेशान थे? कि जो ये प्रॉब्लम्स जो ये एक्सपीरियंस कर रहे थे, प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे थे ब्रिटिश रूल में इनको बहुत समस्याएं हो रही थी। जो फॉरेस्ट, अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट लॉज वगैरह के बारे में, वो सब इन ट्राइबल्स की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो अच्छे नहीं थे, वो इनका शोषण करने वाले थे। और ब्रिटिश रूल में ये जो ट्राइबल्स थे, इनकी लाइफ ये बदल रही थी। और ये किस तरह से बदल रही थी, क्या इनकी लाइफ पर इफेक्ट पड़ रहा था, वो सब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और ब्रिटिश रूल में ही जो उनके लाइफ जीने के जो फेमिलियर वेज थे, जो जीवन पद्धति थी, जो इनका जीने का तरीका होता है, ट्राइबल्स अलग तरीके से जीते हैं, ठीक है, तो वो सब खत्म होता दिख रहा था इनको ब्रिटिश रूल में। और इनका जो लिवलीहुड था, इनका जो लिवलीहुड का मतलब जो इनकी आजीविका थी, जिससे ये अपना जीवन चलाते थे, तो वो भी खत्म होता दिख रहा था, नष्ट होता दिख रहा था। और इनका जो धर्म था वो भी खतरे में नजर आ रहा था। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना होगा कि जो बिरसा जी थे वो किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते थे, और जिन्हें डीकू कहा जा रहा था वे आखिर आउटसाइडर्स थे कौन, वो डीकूज कौन थे, और उन्होंने ये रीजन को, इस रीजन के जो लोग रहते थे उनको कैसे स्लेव बनाया, कैसे गुलाम बना लिया था डीकूज ने। और ब्रिटिश रूल में जो ट्राइबल्स थे उनके साथ आखिर क्या क्या हो रहा था, ट्राइबल्स का जो जीवन था, ट्राइबल्स की जो लाइफ थी, वो किस तरह से चेंज हो रही थी। इस चैप्टर में हम इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आदिवासी समूह थे इनको कबीले जो कहे जाते थे, तो ये कबीले के सारे लोग किनशिप बॉन्ड में बंधे हुए होते थे। किनशिप बॉन्ड का मतलब ब्लड रिलेशंस और मैरिज से रिलेशंस, तो परिवार के बंधनों में, परिवार के बॉन्ड्स में ये बंधे हुए रहते थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि ये जो ट्राइबल्स थे इनके बीच में कोई भी सोशल या फिर इकोनॉमिक डिफरेंस ही नहीं था। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर वो किनशिप बॉन्ड में, मतलब ब्लड रिलेशन और मैरिज रिलेशंस के बॉन्ड में बंधे रहते थे, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच में कोई भी डिफरेंस ही नहीं था। ऐसा नहीं है, उनके बीच में भी थोड़ा सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस रहता था। ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे ये आखिर कैसे रहते थे?
तो 19th सेंचुरी तक का ये जो ट्राइबल लोग थे ये भारत के अलग अलग पार्ट्स में रहते थे और अलग अलग तरह के कार्यों में, अलग अलग तरह के कामों में इन्वॉल्व रहते थे। कुछ लोग थे, कुछ ऐसे उसमें से ग्रुप्स थे जो झूम कल्टीवेशन करते थे, और ये झूम कल्टीवेशन वही है जो कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वही झूम कल्टीवेशन है। तो अब कैसे होता था ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं। तो इसमें होता क्या था कि छोटे छोटे पैचेस ऑफ लैंड में, छोटे छोटे भूखंडों में, छोटे छोटे लैंड के हिस्सों में ये, और मोस्टली किसमें, फॉरेस्ट में ये किया जाता था, जहां क्योंकि फॉरेस्ट में पेड़ अच्छे खासे मिल जाते थे इसीलिए। तो इसमें जो कल्टीवेटर्स होते थे वो क्या करते थे, वो ट्री टॉप्स को काट देते थे, पेड़ों का जो ऊपरी हिस्सा होता था उसको काट देते थे। अब उसको काटने से होता क्या था, क्योंकि वैसे जंगलों में ऊपर घने घने पेड़ होते हैं तो जो सनलाइट होती है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन ये ऊपरी हिस्सा काट देते थे तो जो सूरज की रोशनी होती थी वो जमीन तक पहुंच जाती थी। और जो जमीन पर वेजिटेशन उगी होती थी, घास फूस जो उगी हुई होती थी, उसको जलाकर साफ कर देते थे, क्लियर कर देते थे उसको, क्योंकि वहां पर इनको कल्टीवेशन करना होता था, इसीलिए उस जगह को इनको साफ जगह चाहिए होती थी जहां पर कल्टीवेशन कर सके। और फिर जलाने के बाद में जो ऐश बचती थी, राख, उसको ये फैला देते थे उसी जमीन पर, पूरी जमीन पर छिड़क देते थे। और ऐसा क्यों करते थे, उसके पीछे रीजन ये था कि ये जो ऐश होती थी इसमें पोटाश होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ होती थी। पोटाश जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। क्योंकि आपने शायद ज्योग्राफी या साइंस में पढ़ा हो, पोटाश में कई सारे मिक्स्ड या फिर मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट्स होते हैं जो कि पोटेशियम कंटेन करते हैं वाटर में, सॉल्युबल फॉर्म में। तो ये सॉइल के लिए अच्छा रहता है, इसीलिए जो आप लोग अगर विलेज से अगर जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा खेती में पोटाश का यूज करते हैं। और वो कुल्हाड़ी यूज करते थे पेड़ों को काटने के लिए, और हो का मतलब होता है कुदाल, ठीक है, कुदाली जो होती है उसको यूज करते थे मिट्टी को खोदने के लिए। जमीन की ऊपरी सतह जो होती थी, जो ऊपरी लेयर होती थी, उसको ये खुरच देते थे, क्योंकि उस जमीन को कल्टीवेशन के लिए तैयार करना है, इसीलिए उसको कुदाल से ऊपरी सतह मिट्टी की खोदना जरूरी है। वो खेत को जोत कर, प्लाव करके, और उसमें बीज बोने की बजाय वो दूसरा काम करते थे। वो उसको खेत को जोतते नहीं थे, और को जोतने के बाद में जैसे जनरली हम लोग देखते हैं कि पहले खेत जोता जाता है फिर उसमें बीज बोया जाता है, तो वो ऐसा नहीं करते थे। वो क्या करते थे, खेत में जो सीड्स होते थे उनको ब्रॉडकास्ट कर देते थे, मतलब बिखेर देते थे बस। और जब एक बार क्रॉप तैयार हो जाती थी तो उसको काट कर वो फिर दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। और जहां पर उन्होंने अभी फसल काटी थी उस लैंड को फैलो छोड़ देते थे। फैलो का मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, जिससे हमने थोड़ा टाइम दे दिया मिट्टी को, तो वो मिट्टी जो भी है जरूरी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, मिनरल्स है और सारी चीजें, उसको वो रीगेन कर ले। उसको टाइम दिया जाता था मिट्टी को कि दोबारा से वो फर्टाइल बन सके, जिससे उसमें दोबारा से खेती की जा सके। तो इसीलिए अभी जहां पर इन्होंने फसल काटी, अब उसे छोड़कर ये दूसरे खेत की तरफ चल देते थे, और वहां पर फिर यही प्रोसेस वो करेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। अब देखिए, ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते थे ये मेनली कहाँ पाए जाते थे, जो हिली और फॉरेस्टेड ट्रैक्स होते थे नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के, ठीक है। तो जो भारत का नॉर्थ ईस्ट होता था, मतलब पूर्वोत्तर, और सेंट्रल इंडिया मध्य भारत में, तो यहीं पर जो हिली, पर्वतीय और जंगली जो ट्रैक्स होते थे वहां पाए जाते थे। इनका जो जीवन होता था वो किस पर बेस्ड होता था कि जंगलों में फ्री मूवमेंट रखना है, कहीं भी जाना है, और जिससे फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल कर सकें। वे केवल इसी तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते थे, क्योंकि अगर इनके फ्री मूवमेंट पर प्रॉब्लम आएगी, रोक टोक लगेगी, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने में सोचिए इनको कितनी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जब एक बार जहां पर ये खेती कर लेंगे, फिर उस लैंड को फैलो छोड़ना होगा कुछ समय के लिए, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी फिर वहां पर आ सके।
तो अगर वहां पर रोक टोक लगा दी जाएगी, आप एक ही में रहिए, तो एक ही जगह पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे पॉसिबल है। ये देखिए, उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं हैं। ये बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं। और ये डोंगरिया कंद का नाम उसमें सिविक्स में भी आया था कि इनका जो सैक्रेड हिल्स हैं, कौन से, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में नियमगिरी हिल्स। उड़ीसा का जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जो नियमगिरी हिल्स है वो इनके सैक्रेड हिल्स हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा होता था कि जो ट्राइबल ग्रुप्स वहां पर अपना जीवन कैसे चलाते थे, ये हंटिंग करते थे और जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड जो प्रोड्यूस है उसको इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। और वे फॉरेस्ट को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। वो यही समझते थे कि हमारे सर्वाइवल के लिए जो एसेंशियल चीज है वो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट अगर नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। तो इन्हीं में से खोंड्स एक ऐसी ही कम्युनिटी थी, ठीक है, जो कि उड़ीसा में पाई जाती थी। इन्हीं खोंड्स को आप चाहे खोंड्स कह लीजिए, चाहे डोंगरिया कंद कह लीजिए, वही बात है। वो रेगुलरली एक साथ ग्रुप बनाकर, टोलियां बनाकर हंटिंग पर निकलते थे और जो भी हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। और जंगलों से मिले हुए फ्रूट्स या फिर रूट्स, जो कुछ भी मिलता था उसको वो कुक करते थे। और कुक करने के लिए ऑयल कौन सा यूज करते थे? ऑयल यूज करते थे साल और महुआ के बीजों का, ठीक है। साल ट्री आप जानते होंगे, ये जो आपने साखू का पेड़ सुना होगा कि टिम्बर वुड मिलती है, बहुत मजबूत लकड़ी होती है, इसको शोरिया रोबस्टा भी कहते हैं, ठीक है। तो साखू की लकड़ी, तो उसी को साल ट्री भी कहते हैं। तो इसी के जो बीज होते हैं उसका ऑयल ये यूज करते थे कुकिंग में, और जो महुआ है उसके बीजों का ऑयल यूज करते थे। और अपना जो ट्रीटमेंट अगर इनको करना होता था, अपना इलाज करना होता था, तो कई सारी वहां पर जंगलों में जड़ी बूटियां ये जानते थे। और जब कभी भी कोई समस्या होती थी किसी को, तो वहीं तोड़कर ये अपना इलाज भी कर लेते थे उन्हीं जड़ी बूटियों से। और जंगल से इकट्ठा की हुई चीजें ये बाजार में ले जाकर बेच भी देते थे। जब लोकल वीवर्स जो होते थे, बुनकर या फिर जो लेदर वर्कर्स होते थे, उनको कलर करने की, अपने क्लॉथ और लेदर में कलर करने की जब जरूरत होती थी, तो उसके लिए ये खोंड से ही मिलते थे जाकर। खोंड से ही मिलकर, जो अभी हम लोग ने पढ़ा ये ट्राइबल ग्रुप था, तो इन्हीं से मिलकर ये कुसुम और पलाश लेते थे, क्योंकि उनको कुसुम और पलाश के जो फ्लावर्स होते थे इनकी सप्लाई ये खोंड ही करते थे कलर बनाने के लिए। ये देखिए, ये डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं हैं। अपने सिर पर जो इन्होंने रखा हुआ है ये पंडानू की पत्तियां हैं। इनसे प्लेट्स बनाई जाएंगी, जो पत्तल कहे जाते हैं, इनसे पत्तल बनाए जाएंगे। तो ये देखिए कैरी करके ले जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है, ये जो ट्राइबल पीपल थे, इनको राइस और अदर ग्रेन्स की सप्लाईज कैसे होती होगी? इनको कहां से मिलते होंगे चावल और अन्य अनाज? तो कई बार तो चीजों की अदला बदली से काम चल जाता था। कई बार चीजें ये एक्सचेंज कर लेते थे। जो इनको चाहिए होता था उसके बदले ये वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस देकर अपने काम की चीजें ले लिया करते थे। कई बार उनको जो जरूरी चीजें हैं वो खरीदने के लिए अपनी जो बहुत थोड़ी सी इनकी जो इनकम होती थी उसका सहारा लेना पड़ता था। वो देकर इनको अपनी जरूरी चीजें लेनी पड़ती थी। तो उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। इन्हीं ट्राइबल पीपल में से कुछ लोग ऐसे भी थे, कई लोग थे जो आसपास के गांवों में नौकरी किया करते थे। और नौकरी होती कैसे थी? जैसे लोड कैरी करना या फिर रोड्स बनाना, या कई लोग ऐसे करते थे कि जो फार्मर्स होते थे उनके फील्ड्स में लेबर बन जाते थे, ठीक है, वहां पर खेतों में मजदूरी करते थे। और जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस की सप्लाई कम पड़ जाती थी तब इनको इधर उधर काम के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था, मजदूरी वगैरह करने के लिए। लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे थे, जैसे सेंट्रल इंडिया के जो बैगास थे, ये भी ट्राइबल ग्रुप, ये भी ट्राइबल थे, आदिवासी थे, बैगास। तो वो अपने आप को फॉरेस्ट का ही मानते थे। अपने आप को सिर्फ फॉरेस्ट का मानने का मतलब ये हुआ कि वो औरों के लिए, दूसरों के लिए काम करने से कतराते थे, रिलक्टेंट रहते थे, उनकी काम करने की इच्छा नहीं होती थी।
तो वो यही मानते थे कि हम जो हैं हम जंगल की संतान हैं। बैगास का ऐसा मानना होता था, जो केवल फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होगा, जंगल की जो भी उपज होगी उसी पर जिंदा रह सकते हैं, ऐसा बैगास का मानना था। और ये उनकी डिग्निटी से, मतलब जो उनका सम्मान था उससे उनको नीचे की बात लगती थी। मतलब उनको ऐसा लगता था कि दूसरों के लिए मजदूरी करना जो बैगास हैं इनके लिए एक अपमान की बात है। कई बार ऐसा भी होता था कि जो चीजें आसपास नहीं प्रोड्यूस होती थी उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए जो ट्राइबल ग्रुप्स थे इनको चीजों को खरीदना बेचना भी पड़ जाता था। इसकी वजह से इनकी निर्भरता बढ़ जाती थी, डिपेंडेंस बढ़ जाती थी। किसके ऊपर? ट्रेडर्स के ऊपर और जो मनी लेंडर्स होते हैं उनके ऊपर। और ट्रेडर्स करते क्या थे? वो इनकी जरूरतों का सामान लेकर आते थे और उसको मतलब बहुत महंगा बेचते थे इनको, ठीक है, एट हाई प्राइसेस बेचते थे इनको। जो मनी लेंडर्स होते थे वो जो लोन देते थे, जिससे ये जो ट्राइबल पीपल्स होते थे इनको अपनी जरूरत की चीजों को खरीदना बेचना भी पड़ रहा है, तो इसके लिए इनको, और इनके पास इतना कैश होता तो था नहीं, तो इसके लिए इनको कैश की जरूरत पड़ती थी। तो उस कैश की जरूरत को पूरा करने के लिए ये जाते थे मनी लेंडर्स के पास में लोन लेने के लिए। तो जो मनी लेंडर्स होते थे वो इनको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देते थे, बहुत ज्यादा ब्याज लगा कर देते थे। तो इसीलिए ये जो ट्राइबल पीपल थे इनके लिए ये जो मार्केट और कॉमर्स है ये इसका मतलब कर्ज और गरीबी था, क्योंकि इसी वजह से ये लोग गरीबी के गड्ढे में ढकेल दिए गए थे। तो अब जब इनको ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स इतना परेशान कर रहे थे, ट्रेडर्स इतने हाई रेट्स पर इनको सामान बेचते थे और मनी लेंडर्स जो इनको लोन देते थे इनकी कैश नीड्स को पूरा करने के लिए उस पर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगाते थे, तो इसी वजह से ट्रेडर्स को और मनी लेंडर्स को ये लोग क्या मानते थे? ये मानते थे ये सब बाहरी शैतान है, ठीक है, ये सब आउटसाइडर एविल्स हैं ये सब। और यही इनकी जो मिजरी है, इनकी जो दीनहीन हालत है, उसकी जो कारण है वो यही ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स हैं, ऐसा मानना था ट्राइबल्स का। अब ये देखिए इंडिया का मैप है, उसमें किस जगह पर कौन सी ट्राइब पाई जाती थी ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, किस स्टेट में कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती थी, क्योंकि कई बार एग्जाम में लोकेट करने को दे दिया जाता है कि आप बताइए बैगास कहाँ के हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश में बैगास, बंजारास एंड गोंड शो हो रहे हैं, ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान देना है। कुछ ऐसे थे वो जानवर पालते थे, वो कई सारे जानवर पालते थे और उसी से अपनी जिंदगी चलाते थे, और वो पैस्ट्रोलिस्ट थे। पैस्ट्रोलिस्ट का मतलब पशुपालक या पशुचारक कह लीजिए। वो सीजन के हिसाब से अपने जानवरों को, अपने जो है मवेशियों को या भेड़ों को, भेड़ों के जो हर्ड्स होते थे उनको लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वो दूसरी जगह चल देते थे। अब देखिए सेकंड पॉइंट, द वन गुज्जर्स ऑफ द, अब आप देख रहे होंगे पहला पॉइंट इतनी देर पहले पढ़ा, फिर ये दूसरा। देखिए ये हिस्ट्री है, अब इसमें आपका, और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो ये तो नोट्स हैं, इसमें मेन बातें मैंने लिखी हुई हैं, लेकिन आपका जब आंसर, तो आपको पूरा 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको आंसर अच्छी तरीके से लिखना होगा। उसके लिए आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा, सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी अच्छी तरीके से। तो इसीलिए चैप्टर समझाना जरूरी है पूरा, लेकिन जो मेन बातें हैं वो नोट्स में यहाँ लिख दूंगा। तो देखिए, द वन गुज्जर्स ऑफ द पंजाब हिल्स एंड लबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश वर कैटल हर्डर्स। ये जो थे पंजाब हिल्स के जो वन गुज्जर्स थे और जो लबाड़ीज थे, इनको लबाड़िया कहते थे, आंध्र प्रदेश के, ये गाय भैंस के झुंड पालते थे, कैटल हर्डर्स थे ये। फिर सेकंड पॉइंट देखिए, द गद्दीज ऑफ कुल्लू वर शेफर्ड्स। अब ये जो कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग थे ये गड़रिये थे। गड़रिये का मतलब आप जानते हैं? गड़रिये का मतलब होता है जो भेड़ चराते हैं, ठीक है। तो ये कुल्लू के जो गद्दीज थे तो ये भेड़ चराते थे। और द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रेयर्ड गोट्स, और जो कश्मीर के बकरवाल थे ये
बकरियां पालते थे, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। देखिए, द लाइव्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स एंड हंटर्स इन डिफरेंट रीजन्स वर रेगुलेटेड बाय अ कैलेंडर एंड डिवीजन ऑफ टास्क फॉर मेन एंड वीमेन। ये जो जीवन होता था शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स का, और जो हंटर्स होते थे, ठीक है, शिकारी लोग जो शिकार करके अपना जीवन चलाते थे अलग अलग रीजन्स में, तो ये किस तरह से चलता था इनका ये किस तरह से अपना जीवन चलाते थे। तो इनके जिंदगी का एक खास क्रम, और जो मेल और फीमेल होती थी इनके बीच कामों में बंटवारा रहता था। ये वर्क का डिवीजन कर लेते थे, उस हिसाब से चलते। मतलब इनका खास क्रम का मतलब ये हुआ, कैलेंडर फिक्स हो रहता था कि हाँ पहले ये काम करना है, फिर जब महीना बदलेगा तब ये काम करना है, फिर ये समय आएगा तब ये काम करना होगा, इस महीने में ये काम करना होगा। तो ये पूरा कैलेंडर के हिसाब से चलता था, और जो काम था वो बटा हुआ था मेन और वीमेन में। ये काम महिलाएं करेंगी, ये काम मेन करेंगे, वो पूरा बटा सिस्टम से था। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त, ये सारी चीजें। चलिए डीप में पढ़ते हैं इसके बारे में। एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब मानव विज्ञानी, उनका नाम था वेरियर एल्विन। तो उन्होंने 1930 और 1940 के डेकेड्स में कई साल तक सेंट्रल इंडिया के बैगा और खोंड कम्युनिटीज के बीच में समय बिताया था। एल्विन ने जो कुछ भी लिखा, तो उससे देखिए हमको उनका जो किस तरह से कैलेंडर फिक्स था, जो बैगाज और खोंड्स थे, और किस तरह से उन्होंने अपने कामों का बंटवारा कर रखा था, तो वो सब समझ में आएगा। देखिए, चैत्र में, मतलब हिंदी का महीना होता है चैत्र, चैत्र से नया वर्ष शुरू होता है। तो चैत्र में औरतें वो इकट्ठा करने और बचे खुचे ठूंठ, मतलब स्टॉक्स, उनको काटने जाती थी, ठीक है। और जो मेल होते थे वो बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर, हंटिंग पर जाते थे। और जो शिकार जो होता था वो फुल मून से शुरू होता था, मतलब पूरे चांद से, और पूरे चांद के समय से, और ईस्ट से शुरू होता था। और शिकार के लिए वो लोग ट्रैप्स बनाते थे, किससे? बांस से ट्रैप्स बनाते थे कि उसमें फंसा लेंगे जानवर को और वो फंस जाएगा। और जो औरतें होती थीं वो क्या करती थीं? सागो, टैमरिंड, मशरूम, ठीक है, इसी को हिंदी में कुकरमुत्ता भी कहते हैं, ऐसे आदि फल ये क्या करती थी? कलेक्ट करके लाती थी। और जो महिलाएं होती थीं वो या तो रूट्स इकट्ठा करती थीं, या कंद का मतलब होता है स्टेम, या महुआ के सीड्स। ये जो सेंट्रल इंडिया के जो आदिवासीज होते थे, इनमें बैगाओं को, जो बैगास थे, इनको सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। वैशाख में, ये हिंदी का महीना ये भी है, वैशाख में जंगलों को जलाया जाता था। और जो महिलाएं होती थीं वो अधजली लकड़ियों को फ्यूल के लिए बीन लेती थीं, मतलब कलेक्ट कर लेती थीं। और जो आदमी होते थे वो हंटिंग पर जाते रहते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में, मतलब ज्येष्ठ का महीना होता है, जिसमें आपको पता होगा बजरंगबली का महीना, खूब भंडारे होते हैं, अभी हुआ था, ठीक। तो भंडारे वाली पूरी सब्जी बड़ी पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्येष्ठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। बुआई का मतलब क्या हुआ? सोइंग होती थी, ठीक है, सीड्स की, और हंटिंग भी चलती रहती थी। अब महीना आता था आषाढ़ का। तो आषाढ़ से भादों तक, भादों का मतलब भाद्रपद, ठीक है, भादों तक जो आदमी होते थे, पुरुष होते थे, वो खेतों में काम करते थे। और क्वार में, क्वार का मतलब आश्विन का जो हिंदी का महीना होता है, आश्विन में मतलब क्वार में फलियां आने लगती थीं। फलियां का मतलब फ्रूट्स आना शुरू होने लगते थे, तो शुरुआत में, और वो पक भी जाते थे। कब तक? वो कार्तिक तक पक भी जाते थे। फिर जब महीना आता था अगहन का, अगहन का मतलब मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष में सारी फसलें तैयार हो जाती थीं। और पूस का मतलब पौष के महीने में विनोइंग शुरू हो जाती थी, ठीक है, विनोइंग आपने पढ़ा होगा, उससे हस्क अलग करने का तरीका होता है। चलिए, और पौष का महीना डांस के लिए और मैरिजेस के लिए भी होता था इन ट्राइब्स की लाइफ में। वो पौष के महीने में शादी बारातें भी होती थी। माघ के महीने में जो पुरुष होते थे वो
नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए जो इस्तेमाल होने वाला ये एक वर्ड है जिसको बेवड़ कहते हैं। तो माघ में जो पुरुष होते थे वो नए बेवड़ की ओर चल देते थे, नए शिफ्टिंग कल्टीवेशन की ओर चल। और इस दौरान जो हंटिंग होती थी और चीजों को कलेक्ट करना, ये सब्सिस्टेंस के लिए मतलब जीवन यापन के लिए ये मेन एक्टिविटी होती थी। और ये जो पूरा साइकिल हम लोगों ने पढ़ा ये पहले साल होता था। फिर सेकेंड ईयर में बहुत सारा समय बच जाता था सिर्फ और सिर्फ हंटिंग के लिए, शिकार के लिए, क्योंकि जो क्रॉप्स होती थी उनकी जो बुआई कटाई होती थी वो सब हो चुकी होती थी और सिर्फ कुछ ही क्रॉप्स बचती थी जिनको बोना और काटना बाकी रहता था। ये जो साइकिल था ये सिर्फ फर्स्ट ईयर का था, फर्स्ट ईयर का होता था। फिर नेक्स्ट ईयर में हंटिंग के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता था क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही क्रॉप्स की बुआई और कटाई होती थी दूसरे साल में। क्योंकि जो फूड है वो काफी होता था, इसलिए जो पुरुष होते थे वो बेवड़ों में ही रहते थे। बेवड़ों में रहने का मतलब यहाँ पर आप कुछ गलत सेंस में मत लेकर जाइएगा। बेवड़ों में रहने का मतलब अभी मैंने आपको बताया था शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ही रहते थे। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए यूज होने वाला एक वर्ड है। और थर्ड ईयर में जो फूड होता था उसके लिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते थे उनकी जरूरत पड़ने लगती थी। और सिर्फ थर्ड ईयर में जो डाइट होती थी उसके साथ में फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की भी जरूरत पड़ने लगती थी। ये देखिए, फ्यूल के लिए लकड़ी ले जाती एक ये संथाल लड़की है, बिहार की फोटो है ये 1946 की। जो बच्चे होते थे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने के लिए अपनी मदर्स के साथ जंगल में जाते थे। कुछ लोग जो थे वो एक जगह खेती करते थे, मतलब कुछ ट्राइबल ग्रुप्स सेटल्ड कल्टीवेशन करते थे। 19वीं सेंचुरी से पहले ही बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे थे जो एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे, मतलब एक जगह सेटल डाउन होकर खेती करते थे। और वे बार बार मतलब अपना प्लेस चेंज करने की बजाय वो उनको लगता था कि एक ही जगह पर खेती करना ज़्यादा सही रहेगा। उन्होंने प्लाउज का यूज़ करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर राइट्स भी मिलते जा रहे थे। और कई सारे केसेस में ऐसा होता था जैसे कि छोटा नागपुर के जो मुंडास थे उन्हीं की तरह ज़मीन जो होती थी वो पूरे क्लैन की होती थी, मतलब पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। और उस क्लैन के, उस कुल के सभी सदस्यों को, सभी मेंबर्स को उन ओरिजिनल सेटलर्स का डिसेंडेंट माना जाता था। जो मूल निवासी थे उनका वंशज माना जाता था, जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को क्लियर किया था। इसीलिए उनमें से सभी को जमीन पर बराबर राइट्स होते थे, बराबर हक होता था जमीन पर। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि जो क्लैन के कुछ मेंबर्स औरों से ज्यादा पावर जुटा लेते थे, ज्यादा पावर एक्वायर कर लेते थे और कुछ चीफ बन जाते थे, मुखिया, और बाकी जो होते थे वो उनके फॉलोअर्स होते थे। जो पावरफुल होते थे वे खुद कल्टीवेशन नहीं करते थे। खुद कल्टीवेशन करने की बजाय वो अक्सर क्या करते थे, अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। बटाई पर देने का मतलब क्या हुआ कि रेंट पर दे देते थे दूसरे लोगों को कि हाँ आप खेती करिए, फिर जब जो भी उपज होगी उससे जो भी फायदा होगा उसमें से हिस्सा आपका भी लगेगा, क्योंकि आपने उसमें खेती की है, आपने जमीन किया है, और मेरी जमीन पर आप खेती कर रहे हैं, मैंने रेंट पर दी है, तो जो फायदा होगा उसमें मेरा तो हिस्सा बनता ही है। तो इस तरह से वो बटाई पर दे देते थे। और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो इन सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स जैसे कि गोंड्स और संथाल को ज्यादा सिविलाइज्ड मानते थे। किनसे? जो हंटर और गैदरर्स होते थे, मतलब जो शिकारी होते थे और जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते थे, उनसे ज्यादा सिविलाइज्ड मानते थे इनको, गोंड्स और संथाल्स को। और जो जंगलों में रहते थे उनको ये लोग मानते थे जंगली और सैवेज मानते थे। सैवेज का मतलब बर्बर, निर्दयी। और जो ब्रिटिश थे उनको ऐसा लगता था कि उन्हें सेटल करने की जरूरत है और उनको सिविलाइज करना भी जरूरी है। किनको? जो
कि जंगल में रहते थे, उनको ये लोग वाइल्ड और सैवेज मानते थे। तो इसीलिए उन्हीं लोगों को ब्रिटिश सोचते थे कि इनको स्थायी रूप से इनको सेटल करना जरूरी है और इनको सिविलाइज करना भी जरूरी है, सभ्य बनाना जरूरी है। अब देखिए, कॉलोनियल रूल जो था उसने ट्राइबल्स की लाइफ को, ट्राइबल्स के जीवन को कैसे अफेक्ट किया, उन पर क्या असर पड़े कॉलोनियल पीरियड में। तो ब्रिटिश रूल के दौरान जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, इनकी जो लाइव्स थी वो बदल गई थी, इनमें बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। अब देखिए क्या चेंजेस आए थे। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है मैंने वो बनाया है, पहले ये मैं नोट्स ही पढ़ देता हूँ, उसके बाद में फिर मैं इसको डीप में समझा दूंगा। मेन बात यही है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स सॉ सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स like the Gonds and Santhals as more civilized than hunter gatherers और shifting cultivators। ये भी मैंने आपको समझाया था। इनको ये मतलब कि ये जो गोंड्स और संथाल्स की तरह जो सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स होते थे, इनको ये हंटर गैदरर्स से ज़्यादा सिविलाइज्ड मानते थे। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स, मतलब ब्रिटिश के, अंग्रेज़ों के आने से पहले जो ट्राइबल चीफ्स होते थे वो वर इम्पॉर्टेंट पीपल, वो एक प्रमुख लोग हुआ करते थे, मतलब उनका एक महत्वपूर्ण प्लेस हुआ करता था उनका सोसाइटी में। एंजॉयड, ट्राइबल चीफ्स की ही सारी बातें लिखी हुई हैं कि ब्रिटिश के आने से पहले एंजॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर, उनके पास औरों से ज़्यादा इकोनॉमिक पावर होती थी। हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल द टेरिटरीज, और उनके पास में अधिकार होता था किस चीज का, अपने इलाके को कंट्रोल करने का और उस पर शासन चलाने का उनके पास अधिकार होता था। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस एंड डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। कई जगहों पर उनकी अपनी पुलिस होती थी ट्राइबल चीफ्स की, और जो लैंड है और जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, मतलब वन प्रबंधन आप कह लीजिए, कि जो लोकल रूल्स होते थे वो ये खुद बनाते थे। कौन? ट्राइबल चीफ्स। लेकिन ब्रिटिश रूल के अंडर इनके जो फंक्शंस थे और इनकी जो पावर्स थी वो बहुत ज़्यादा, काफ़ी चेंज हो गई थी। उन्हें कई बार ऐसा हुआ कि गांवों पर जो ज़मीन पर उनको मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी, शासन चलाने की जो शक्तियां थी, वो छिन गई थी, और उन्हें जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा बनाए गए रूल्स को मानने के लिए बाउंड कर दिया गया था। उन्हें ब्रिटिश को ट्रिब्यूट्स देने पड़ते थे। आई होप ये जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाई है, तो ये फर्स्ट पार्ट अच्छी तरीके से आपने समझ लिया है। अब जितना भी इस चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन है वो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।